प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आओ दीदी। दीदी बैठो। कैसी है बिटिया? मुखी, ये क्या हाल बना रखा है अपना? शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत ठीक है दीदी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या कह रही है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी बहन होती तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो हरगिज ना होता। क्या हुआ है तेरे साथ? इतना बड़ा अन्याय और ये नर्क की जिंदगी तुम देख भी नहीं सकती। मुखी,
मुझे तेरे चेहरे में सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा है। गौर से देखो दीदी, तुम्हें सब कुछ नजर आने लगेगा। मैं तुमसे 5 बरस छोटी हूं, पर अपने शरीर और इस चेहरे से तुमसे 10 बरस बड़ी लगती हूं। तुम्हारे चेहरे पर खुशी की रौनक है और मेरे चेहरे पर गरीबी की परत पड़ी हुई है। और तुम जानती हो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे तुम्हारे हैं मुखी, तुम उन्हें पाल रही हो, इसके लिए जिम्मेदार कोई और कैसे हो सकता है? हो सकता है दीदी, जब कोई अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है ना, तो वो अन्याय करता है, पाप करता है। कभी कभी आदमी समय के हाथों मजबूर हो जाता है, ये बात तुझे समझनी चाहिए मुखी। दीदी, हर बेटी के माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती है, बेटी चाहे गरीब की हो या किसी बादशाह की। पर कोई माँ बाप अपनी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेल देता। तेरा मतलब है तुझे हमने अंधे कुएं में धकेल दिया? हाँ दीदी, और मेरी आज की स्थिति की जिम्मेदार केवल तुम हो। ये क्या कह रही है तू? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। काश तुम मेरी दुश्मन होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर अपनी बहन होकर तुमने मुझे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई उस नरक में धकेलते वक्त। तू तो सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रही है, ऐसे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। हाँ दीदी, वो पाप ही था और अपराध भी। याद करो वो दिन जब तुम पिताजी के पास अपने देवर का रिश्ता लेकर आई थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। अरे हाँ, आज स्कूल में चिंकू की जमकर पिटाई हुई। मैंने शिकायत लगाई थी उसके सर से। क्यों? पढ़ाई कम, चोहलबाजी कुछ ज्यादा करता है। तुमने शिकायत क्यों की? क्योंकि उसने मेरी कॉपी में कार्ड रख दिया था जिस पर बंदर की तस्वीर। उसने अपनी तस्वीर तुम्हारी कॉपी में रख दी। उतना ही नहीं, उस पर लिखा वो कार्ड कहाँ है? वो तो मैंने सर को दे दिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, मेरा घर आ गया है, चलती हूँ। बाय बाय। दीदी, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। तो जरा इधर तो आ। क्या बात है, जिया और मुन्ना भी आए हैं? हाँ, और लोग भी आए हैं। तो मैं उन लोगों से मिलकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? मैं जिया और मुन्ने से भी नहीं मिल सकती? हाँ हाँ, अभी जब थोड़ी देर में वो लोग चले जाएंगे तब जो मन में आए वही करना। ऐसे कौन से लोग आए हैं जिनके सामने मैं नहीं जा सकती? देख देख मुखी, परंपराओं और मान मर्यादाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। दीदी, तुम तो पहेलियां बुझाने लगी। साफ साफ बताओ कि बात क्या है? देख मुखी, अब तो बच्ची नहीं रही, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। तेरी शादी की बातचीत चल रही है अंदर। शादी? और मेरी? हाँ, तेरे होने वाले सास ससुर और पतिदेव भी आए हैं। मेरे होने वाले सास ससुर और पतिदेव आए हैं? ये तुम क्या बोल रही हो दीदी? क्यों, तुझे लगता है मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन मुझे शादी वादी बिल्कुल नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैं शादी के लायक नहीं हुई हूँ। देख मुखी, तू किस लायक है और नहीं है ये सोचना तेरा काम नहीं है। अगर सोचना तुम्हारा काम है तो तुम ही सोचो दीदी, क्या इस उम्र में मेरी शादी होनी चाहिए? नहीं, तेरी उम्र तो जबान चलाने की है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी शादी के बारे में इतनी बातें करते हुए? आती है दीदी, तभी तो कहती हूँ कि शादी की बात तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो किस विषय पर बात होनी चाहिए? पढ़ाई की, कुछ नया सीखने की। अरे हाई स्कूल पास करके तू कौन सा जज, कलेक्टर या मिनिस्टर बन जाएगी? हाई स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई होती है और जज और कलेक्टर बनने के रास्ते खुल जाते हैं। कम से कम दीदी, पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर तो बन ही सकती हूँ ना। बस बस, तेरी जुबान बहुत खुल गई है। तेरी शादी हो जाना ही ठीक है। एक बात पैर फिसला नहीं कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है मुखी कि जवान होती लड़की का अगर एक बार पैर फिसल जाए तो पूरा परिवार कलंकित हो जाता है। इसलिए समय से शादी हो जानी चाहिए। दीदी, शादी समय से हो जानी चाहिए, समय से पहले नहीं। तू समय की बात करती है? कभी खुद को देखा है? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़कियों की राय नहीं मांगी जाती। बड़े बुजुर्ग जो फैसला करते हैं बहुत सोच समझ कर ही करते हैं। मेरी शादी का फैसला किसका है? मेरा।
और पिताजी ने भी हाँ कर दी है। तो मेरा फैसला भी सुन लो दीदी। पहले मैं पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और फिर शादी की सोचूंगी। तेरा ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं। तेरे तो रंग ढंग ही उल्टे हैं। अब तो पहले तेरी शादी होगी और बाद में कुछ और। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। देखती हूँ। टूटा हुआ डाली से फूल है, चंद्र नहीं ये मुखी तो गम से चूर है। टूटा हुआ डाली से फूल है, चंद्र नहीं ये मुखी तो गम से चूर है। गैरों की नहीं अपनों की तो ये भूल है, गैरों की नहीं अपनों की तो ये भूल है। चंद्र नहीं ये मुखी तो गम से चूर है, चंद्र नहीं ये मुखी तो गम से चूर है। माँ, माँ तो मुखी के पास जाओ, मेहमानों को मैं संभालती हूँ। क्यों? क्या हुआ उसे? शादी की बात सुनकर लाल पीली हो रही है। कह रही है मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। बच्चे ही तो है, शादी की बात सुनकर शायद डर गई होगी। ये बात नहीं है माँ, मुझे तो उसके रंग ढंग ठीक नहीं लगते। देख चंद्र, अपनी छोटी बहन के बारे में इस तरह से सोचना तुझे शोभा नहीं देता। माँ तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा ये मतलब था कि वो बस जिद्दी है, उसे समझाना आसान नहीं। उसके समझने ना समझने से उसकी शादी थोड़ी ना रुक जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी जिद पर अड़ गई तो एक झमेला खड़ा हो जाएगा ना। तू चाय लेकर मेहमानों के पास जा, मैं उसे समझाती हूँ। नहीं माँ, अभी नहीं। जब मेहमान चले जाए आराम से उसके पास बैठकर उसे समझाना। ठीक है, वैसे भी वो तेरे ही परिवार में जा रही है, वहां का तो सब कुछ देखा भाला है। ये भी तो थे। अंदर बैठी। जी, मुखी अभी तक स्कूल से नहीं आई क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। क्या मुखी बेटी हमसे मिलना नहीं चाहती? ये बात नहीं है माँ जी। जब से उसने शादी की बात सुनी ना, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब मैंने उसे आवाज लगाई तो कहने लगी मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है? वो जब इतनी सी थी तब से हमसे घुल मिल गई। फर्क तो पड़ता ही है ना बाबूजी। मुखी पहले दीदी के ससुराल जाती थी, आप लोग उसके दीदी के सास ससुर थे, और अब दीदी का ससुराल उसका अपना भी ससुराल हो जाएगा। ये तो ठीक है बेटी, लेकिन मुखी को यहाँ आकर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। समधी जी, आप नहीं समझेंगे। जब एकाएक रिश्ते बदलते हैं ना तो लड़कियों पे क्या गुजरती है। और फिर मुखी बेटी तो हमारे सामने ही पलकर बड़ी हुई है। चाय? भाभी मैं चाय नहीं पीऊंगा। हाँ हाँ, अब तुम्हें हमारे हाथों की चाय क्यों अच्छी लगेगी? ऐसी बात नहीं है भाभी, आपको तो पता है मैं चाय बहुत ही कम पीता हूँ। ठीक है, आज तो मेरे हाथों की पी लो, फिर अपने दुल्हन के हाथों की चाय पीना। समधी जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। मेरी एक बेटी तो आपकी बहू है ही, अब दूसरी भी बनने वाली है। आपने मेरी दोनों बेटियों को स्वीकार करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, शादी ब्याह तो स्वर्ग में तय होते हैं, और फिर बड़ी बहू चंद्री बिटिया की बात कैसे काट सकते हैं? आप मेरी बात काट भी नहीं सकते बाबूजी। हमारी मुखी लाखों में एक है, सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी। आप चाहे तो उसे आगे भी पढ़ा सकते हैं माँ जी। बहू को तो घर ही संभालना है, जितनी पढ़ाई हो चुकी बहुत है। ये भी ठीक है। वैसे साहबजादे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लें इनका क्या ख्याल है। जी किस बारे में? भाई आखिर शादी तो आपको ही करनी है। ये तो है, मगर इसका फैसला तो आप बुजुर्ग लोग ही करेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा बेटे, एक बात और बताइए,
आप आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मेरा मतलब है जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो। जी मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। भाई साहब, 2 साल पहले जब इसने हाई स्कूल पास किया था तभी हमने फैसला कर लिया था कि इसको और पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई साहब, कुछ ना कुछ शुरू करवाने के लिए पूंजी तो लगती ही है। आप चिंता क्यों करती हैं माँ जी? शादी के बाद तेवर जी का अपना बिजनेस भी हो जाएगा। अब हम सब लोग मिलकर इनको एक अच्छी सी दुकान ले देंगे। आगे तेवर जी की मेहनत और इनका भाग्य। लेकिन बेटी, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी। अभी तक समधन जी के दर्शन नहीं हुए। माँ आप सब लोगों के लिए खाना बना रही है। रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। नया रिश्ता कहिए समधन जी, अपना एक रिश्ता तो पहले से ही पक्का है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक गुजारिश है समधी जी, भाई मैं तो बेटी का बाप हूँ, जितनी जल्दी कन्यादान हो जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा है। आप हैं, बिटिया चंदर है, आप तारीख तय कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, हम उसी रोज आधम की। तो शादी की बात भी पक्की हो गई। जी हाँ, थोड़ी देर बाद आते ना और तो शादी भी हो जाती। लीजिए मिठाई खाइए। अरे मिठाई ले आए हैं तो मुंह मीठा करा दीजिए सबका। लीजिए आप भी। लीजिए। अरे खाइए। लीजिए आप भी। लीजिए। लो ना। मुबारक हो भाई सबको। लीजिए खाइए ना। लीजिए ना। अच्छा समझी जी, अब तो चलते हैं। शादी कब हो कैसे हो आप तय कर लेना, हमें खबर कर देना। सब कुछ तय करके बहुत जल्दी चंद्र को ही भेजूंगा। अरे भाई आखिर दोनों घर इसी के हैं। मुखी, बिटिया, क्यों रोती है बिटिया? बेटी तो फसल ही ऐसी है, चौकती कहीं है और फलती फूलती कहीं है। बेटी लेके जन्म लिया है तो एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ेगा ना। माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दो। शादी के बाद मुझे कौन पढ़ने देगा? बिटिया, बेटी के दिन तो ससुराल वालों की मर्जी से गुजरते हैं। अगर वो तुझे पढ़ाना चाहेंगे तो जरूर पढ़ना। नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो चौका बर्तन करना, यही ना? ये क्या बोल रही है तू? माँ, मैं इस घर में इतनी बोझ हूँ कि मुझे 2-3 साल भी नहीं रख सकते। बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। और बेटी जितनी जल्दी अपने ससुराल चली जाए उतना ही अच्छा है। चाहे बेटी नरक में ही मर जाए, माँ बाप तो चैन की सांस ले लेते हैं। तू अभी गुस्से में है इसलिए नहीं समझेगी। जब तू खुद माँ बनेगी ना तब तुझे समझ आएगा। अच्छा बेटा, अब तू सो जा। क्या हुआ मुखी, आज तो इतनी उदास क्यों है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रात भर रोती रही लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएगी भी? घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी? लेकिन कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी चंदर दीदी है ना, वो मुझे अपनी देवरानी बनाना चाहती हैं। और तू क्या चाहती है? डूब मरना चाहती हूँ, और क्या। जब तू शादी नहीं करना चाहती है तो साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती है? मेरी कोई सुनता ही नहीं घर में। शादी के लिए मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी राय देने के लिए अभी बच्ची हूँ। तुम्हारी दीदी और मम्मी पापा पागल हो गए हैं क्या, जो पढ़ाई छुड़वा कर शादी कराना चाहते हैं? वो तो बस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए वो तुम पर जिम्मेदारी लाद देंगे।
कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। मेरा तो सर चकरा रहा है। स्कूल तो मैं जा नहीं सकती और इतनी जल्दी घर भी नहीं जाना चाहती। समाज सेविका दीदी है ना, उन्होंने आज गांव की औरतों को बुला रखा है। वो कुछ दवाइयाँ देंगी और कुछ नई बातों की जानकारियाँ देंगी। हम लोग वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो। इतना खर्च कहाँ से करती है? अरे इतनी सारी दवाई क्या मुफ्त में बांटती है? दीपा जी कहाँ करती है? ये सब खर्चा तो सरकार करती है। वो तो सिर्फ उनकी नौकरी करती है। अच्छा, हाँ। जो भी हो, दीपा जी हर वक्त मुसीबत में साथ होती हैं। घर घर जाकर हम सबकी खोज खबर लेती हैं, सलाह मशवरा देती हैं। अब तो गांव की हालत भी सुधरने लगी है। स्कूल में बच्चों को मुफ्त खाना और हम औरतों को मुफ्त में दवाइयाँ और ढेर सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। हाँ। अरे देखो देखो, दीपा जी तो आ भी गई है। हाँ, चलो चलो। पहले आ गई, बताओ। नमस्ते दीपा जी। नमस्ते। कैसी हो? नमस्ते बहन जी। अच्छा सरला, एक बात बताओ। जी बहन जी, पूछो। सरला, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जी 3 बच्चे हैं। और चौथा बच्चा पेट में है? हाँ जी। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? जी शादी को 5 बरस हो गए। और सरला, तुम्हारी शादी किस उम्र में हुई थी? जी यही 15-16 साल की रही होंगी। आप सभी औरतें ध्यान से सुनिए। जब सरला की शादी हुई तो वो 15 साल की थी और इन 5 सालों में ये उसका चौथा बच्चा है, तो उसके चेहरे पर रौनक क्या खाक आएगी? हम औरतें कर भी क्या सकती हैं बहन जी? सरला, तुम औरतें बहुत कुछ कर सकती हो, क्योंकि बच्चा तो औरत ही अपने पेट में पालती है ना, मर्द तो नहीं। दीपा जी, इसमें मर्द भी तो बराबर के जिम्मेदार होते हैं। मर्दों को दोष देने से पहले औरतों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बहन जी, हमने तो अपने मर्द को कई बार कहा कि नसबंदी करवा लो। आजकल करते करते चौथा बच्चा फिर पेट में आ गया। आपने गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया होता, कॉपर टी लगवाई होती या कंडोम का इस्तेमाल किया होता तो आज ये हालत ना होती। दीपा जी, हमारी शादी तो तब हुई थी जब हम नासमझ बच्चे थे। इसमें हमारी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। आप इससे सीख तो ले ही सकती हैं। आप अपनी बेटियों की शादी जवान होने पर ही कीजिए। और याद रखिए, लड़की की शादी के वक्त उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना जरूरी है। इससे कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी और सामाजिक अपराध भी है। घर की बेटियों की शादी घर के मर्द लोग जल्दी कर देना चाहते हैं। हम औरतें कर भी क्या सकती हैं? बहुत कुछ कर सकती हो। अपने अपने पतियों को समझा सकती हो कि पहले शिक्षा जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, फिर शादी। दीपा जी, हम गरीब लोग हैं, अपना ही गुजारा नहीं कर पाते तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? शांता, मैंने तो सोच लिया है, मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। और अगर घर वालों ने जबरदस्ती की ना तो मैं जहर खा लूंगी। ये तो और भी बुरा होगा। फिलहाल तुम अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करो और बाद में धमकाने की। हर हाल में अपनी जिद पर अड़ी रहना। अच्छा? आप लोग गरीब क्यों हैं, कभी सोचा है? आपके पास साधन कम है और बच्चे ज्यादा। ज्यादा बच्चे माँ को तो कमजोर बनाते ही हैं और परिवार को भी गरीब बनाते हैं। परिवार गरीब रहने से समाज गरीब बनता है और फिर राष्ट्र। मेरी बात को समझी? अच्छा, तो फिर तुम लोग चलो। अच्छा, नमस्ते। मुखी, चलो उठ, खाना खा ले। रात के 10 बज गए हैं, जल्दी से खाना खा ले, फिर आकर सो जाना। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? सुबह भी बिना खाए स्कूल चली गई थी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्यों नहीं उठ रही है ये? कह रही है कि भूख नहीं है। दरअसल जब से शादी की बात चली है, नाटक करने लगी है। हाँ, मैं नाटक करने लगी हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। इसे छोड़ ही दे चंद्र। जब जोर से भूख लगेगी तो खुद आएगी उठकर खाना खाने। चल। सुन
हमसे चूर है, टूटा हुआ डाली से फूल है, चंद्र नहीं ये मुखी तो हमसे चूर है, अरे चंद्र नहीं ये मुखी तो हमसे चूर है। कांटों से चुभते हैं बंधन के धागे, भगवान हम हैं कितने अभागे। कांटों से चुभते हैं बंधन के धागे, भगवान हम हैं कितने अभागे। तू पास हो के हमसे भी क्यों दूर है, तू पास हो के हमसे भी क्यों दूर है, चंद्र नहीं ये मुखी तो हमसे चूर है, टूटा हुआ डाली से फूल है, चंद्र नहीं ये मुखी तो हमसे चूर है, चंद्र नहीं ये मुखी तो हमसे चूर है। ये सब क्या है? आज बुखार का चौथा दिन है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ? हैं? तुम बच्चे के बाप हो, तुम इसकी फिक्र नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बच्चे तुम्हारे हैं, तुमने इन्हें पैदा किया है और तुम ही भुगतो इन सबको। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुमने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया। शादी के तीसरे साल में तीसरा बच्चा। बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, तुम पैदा क्यों करते हो? ज्यादा चीख मत, पहले ऐसे चुप करा। ना घर पर चैन है, ना बाहर चैन है। जब से घर में आई है जीना हराम हो गया मेरा। तुम मुझे जितनी गालियां देना चाहते हो गालियां दे लो, पर इसे डॉक्टर को दिखा दो। मुझे दूध नहीं हो रहा है, इसके गले से सुबह से कुछ नहीं गया। डॉक्टर के पास जाने के लिए रुपए चाहिए, खाने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए कहाँ से आएंगे? हैं? कुछ भी करो, पर इसे डॉक्टर को दिखा दो। तो मैं बाहर जाके भीख मांगू? हैं? भीख मांगू मैं? तू बच्चे की माँ है, तू कुछ क्यों नहीं करती है? मुझसे जो बन पड़ता था मैंने किया, घर का सारा इलाज करके देख लिया। इसका बुखार है कि कमी नहीं हो रहा, तो मुझे डर लग रहा है कहीं से कुछ हो गया तो। ज्यादा से ज्यादा मरी तो जाएगा। वैसे भी एक बच्चा तेरे पेट में है ही। तुम कितने निकम्मे और गिरेले इंसान हो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अस्पताल ले जाओ। रात में तो मैं इसे ले जा भी नहीं सकती। तू चिल्लाती रहेगी, हैं? मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकता, हैं? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा मर रहा है, तुम मत जाओ। मेरे बच्चे को बचा लो, 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 मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। मुखी, 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 बिटिया क्या हुआ? मेरे बच्चों को बचा लो। क्या हुआ बिटिया? किन बच्चों को बचा लूं? वो मर जाएंगी। डरते नहीं बिटिया, लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। सो जा मेरी बच्ची। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तेरे पास सो जाती हूँ। सो जा मेरे बच्चे, सो जा, सो जा मेरी बिटिया। बस बच्चे, बस।
दिन से इस लड़की ने डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं खाया। हर वक्त डरी डरी सी रहती है, रात को चीख कर उठ जाती है। इसके अंदर किसी बात का डर बैठ गया है। मैं कुछ कैप्सूल लिख रहा हूँ, इसे सुबह शाम देते रहिएगा। जी। अगर अब भी कुछ नहीं खाया तो इसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी ना? आप बेफिक्र कर रहे हैं, मैं दवाई लिख रहा हूँ, ये ठीक हो जाएगी। ये लीजिए, ये बाजार से मंगवा लीजिएगा। जी। और जब भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। अरे चंदर बेटी, पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, मुखी की हालत तो और खराब होती जा रही है। ये क्या हो गया है इस लड़की को? उसे कुछ नहीं हुआ है, खाना पीना छोड़ दिया है। दवा के बदले में फलों का रस दे दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खाना आखिर कब तक नहीं खाएगी? मैं उससे समझा बुझा दूंगी, आप क्यों चिंता करते हैं? चिंता की बात तो है ही बेटी, ऐसी हालत में उसकी शादी हो भी कैसे सकती है? पिताजी, मुखी आजकल में ठीक हो जाएगी। सुन, मुखी के ठीक होने का एक ही रास्ता है, कुछ दिन के लिए इसका ब्याह टाल देते हैं। जब ये ठीक हो जाएगी तो इसे समझा बुझाकर इसका ब्याह कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने उनसे कह दिया है कि इसी लगन में मुखी की शादी कर देंगे। वो लड़के वाले हैं, अगर वो नाराज हो गए तो रिश्ता टूट भी सकता है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैं और फिर आप मुखी की जिद को तो देख ही रहे हैं। अगर हमने उसकी शादी में देरी की और उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ठीक कहती है बेटी, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। अब मुखी जल्दी से ठीक हो जाए तो इसके ब्याह का दिन पक्का कर देते हैं। पिताजी, आप शादी के लिए एक अच्छा सा दिन निकाल लीजिए। मुखी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो तो सिर्फ अपनी जिद की वजह से बीमार है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नमस्ते दीदी। अरे शांता, कैसी है? ठीक हूँ दीदी। मुखी 3-4 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। क्लास टीचर पूछ रही थी उसके बारे में। हाँ, मुखी अब कभी स्कूल नहीं जाएगी। ऐसा क्यों दीदी? हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है और मुखी ने उसमें भाग लिया हुआ है। अब जब मुखी की स्कूल नहीं जाना तो फंक्शन हो या ना हो उससे उसे क्या? लेकिन उसे स्कूल क्यों नहीं जाना दीदी? पहली बात तो वो बीमार है और दूसरी बहुत जल्दी उसका ब्याह होने वाला है। इतनी छोटी उम्र में मुखी का ब्याह कैसे हो जाएगा? अरे तो क्या सारी उम्र लड़की कुंवारी बैठी रहेगी? लेकिन दीदी, दीपा जी बता रही थी 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है, सामाजिक अपराध है। क्या दीपा जी ने क्या सारे समाज का ठेका ले रखा है? तो क्या मुखी ने शादी के लिए हाँ कर दी है? देख शांता, घर के बुजुर्ग छोटों के लिए जो भी फैसला करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, उनकी भलाई के लिए। दीदी, अगर मुखी की शादी हो जाती है तो एक और अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कौन सा अनर्थ? मेरे घर वाले मेरी भी शादी कर देंगे। क्या? हाँ दीदी, मेरे घर वालों का कहना है कि जब मुखी की शादी होगी तो वो मेरी भी शादी कर देंगे। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं, हम अभी पढ़ना चाहते हैं।
हमने और मुखी ने तय किया है कि हाई स्कूल पास करने के बाद नर्स की ट्रेनिंग लेंगे, पहले आत्मनिर्भर बनेंगे, फिर शादी करेंगे। बस बस रहने दे, बहुत सुन लिया। तो मुखी को पढ़ने के लिए स्कूल जाने दो। मैंने कहा ना, मुखी बीमार है और वो बिस्तर पर पड़ी है। मैं मुखी से मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, तू उससे नहीं मिल सकती। क्या करेगी तू उससे मिलकर? यही ना कि पढ़ाई लिखाई करनी है, आत्मनिर्भर बनना है, नर्स बनना है और स्कूल जाना है और ब्याह नहीं करना है। यही पाठ पढ़ाना चाहती है ना उसे? और एक बात कान खोलकर सुन ले, आइंदा से उससे मिलने की कोशिश मत करना। नमस्कार जीजा जी। अरे आओ भाई गंगाचरण, आज रास्ता कैसे भटक गए? भाई तुम्हारी याद आई और मैं चला आया। अरे गंगा तू? अरे सत्य, तू कब आया रे? बस अभी। तूने तो अपनी बहन को भुला ही दिया। बहनों को कभी भुलाया जाता है? ये मुखी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अरे भैया 4 दिन से बिस्तर पे पड़ी है, पता नहीं उसे क्या हो गया। डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ। मामा जी नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो जीती रहो। ये एकाएक ही मुखी को हो क्या गया? अरे यही कोई 5 दिन पहले चंदर अपने सास ससुर और देवर के साथ मुखी के रिश्ते के लिए आई थी। चंदर के देवर को तो तुम जानते ही हो, लड़का अच्छा है सो हमने हाँ कर दी। बस अपनी शादी की बात सुनकर खाना पीना छोड़ दिया। कहती है पढ़ाई लिखाई करूंगी, शादी नहीं करूंगी और फिर नौकरी करूंगी। मामा जी आप भी उसे समझाइए ना। ना समझ तो तुम लोग हो जीजा जी, समझना तो आपको चाहिए। एक छोटी सी मासूम बच्ची पर क्या सोचकर शादी की जिम्मेदारी लाद रहे हो आप? गंगा, मुखी अब जवान दिखने लगी है, फिर संयोगवश अच्छा रिश्ता भी मिल गया है। जीजा जी, आपने मुखी के बढ़ते शरीर को तो देख लिया, लेकिन उसके मन के बचपन को नहीं जाना। गंगा शरण, समाज लड़कियों के मन को नहीं तन को देखता है। समाज के डर से आप अपनी फूल जैसी बच्ची को शादी के बंधन में बांध देंगे, उसे नरक में धकेल देंगे जहां वो घुट घुट कर मर जाए। मामा जी मेरी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी, क्या मैं घुट घुट कर मर गई? तुम्हारी शादी 5 बरस पहले हुई थी, अब जमाना बहुत बदल चुका है। गंगा मेरी बात सुनो, बेटी की शादी तो करनी ही पड़ती है। जब अच्छा रिश्ता मिल गया है तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। जीजा जी, ये सब कहने की बातें हैं। अभी मुखी बच्ची है, उसे पढ़ने दीजिए, उसकी शादी मत कीजिए। हम फैसला कर चुके हैं, मुखी की शादी इसी लगन में चंदर के देवर के साथ होगी। तो ठीक है, अगर आप छोटी सी उम्र में मुखी की शादी करने का फैसला कर ही चुके हैं तो कर दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आपका और हमारा रिश्ता खत्म। ये क्या कह रहे तू? मैं ठीक कह रहा हूं, तुम इस बच्ची के साथ अन्याय कर रहे हो। मामा जी हम लोग मुखी की शादी करने जा रहे हैं, कोई गुनाह या पाप नहीं करने जा रहे हैं। और फिर मुखी अब इतनी बच्ची भी नहीं रही, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। तुम लोग मुखी जैसी मासूम बच्ची की छोटी उम्र में शादी करके एक गुनाह करने जा रहे हो, जो कानूनन जुर्म है, सामाजिक अपराध है। सारी जिंदगी ये अबोध बच्ची तुम्हें माफ नहीं करेगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, समझे? कभी माफ नहीं करेगी तुम लोगों को। गंगा, गंगा सुन तो। चंद, हाँ? मुखी की शादी लगता है हम सबको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या बात करती हो माँ? मामा जी नहीं होंगे तो क्या मुखी की शादी नहीं होगी? या मुखी की शादी का सारा इंतजाम मामा जी ही करने वाले हैं? अरे तू तो बोले ही चली जा रही है। मेरा भाई रूठ कर चला गया।
मेरा मायका तो भाई और भाभी के सहारे ही टिका हुआ है। तो गंगा शरण की बात मान लो, तुम्हारा मायका भी टिका रहेगा और मुखी भी खुश हो जाएगी। अरे कैसे मान लेती हो उसकी बात? चंद्र की शादी में हमें कितनी परेशानी हुई, भूल पाए हम लोग क्या उसे? ये बात तुम्हें गंगा शरण से कहनी चाहिए थी, अब बोलने से क्या फायदा है? तुम भी तो चुप बैठे रहे उस वक्त। भाई गुस्सा करके चला गया और तुम देखते रहे। तो पिताजी क्या करते? उनके पांव पकड़ लेते, उनसे मिन्नतें करते। तू चुप कर। मामा जी सिर्फ गुस्सा होना जानते हैं, कोई परेशानी हल नहीं कर सकते। मेरे दिल पर जो बीत रही है ना, मैं ही जानती हूँ। भाई घर से रूठ कर चला गया। अरे सुन तो, चल मैं चलता हूं तेरे मायके। अब वहां जाकर क्या फायदा? अब मैं अपनी ससुराल भी नहीं जा सकता क्या? अरे चल तो चल, वहां चलकर गंगा शरण से प्यार से बातें करेंगे, मुखी के ब्याह के बारे में उससे सलाह मशवरा करेंगे और उसे मना लेंगे। ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो फिर आज ही चलते हैं। मुखी के पास चंद्र तो है ही। जाना चाहते हैं आप लोग जाइए, लेकिन हमें डर है कहीं मामा जी की बातों में आकर मुखी की शादी ना टल जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा, रिश्ते कोई आसानी से मिलते हैं। और फिर अगर एक बार रिश्ता टूट गया तो टूटने का कारण कोई नहीं पूछता, बस बदनामी ही हाथ लगती है। और मुखी का ब्याह तो करना ही है, बस एक बार गंगा शरण से मिलकर बात कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैं जाने की तैयारी करूं जी? हाँ हाँ, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। जी। भैया तुम तो गुस्सा करके चले आए और वहां सत्यवती मुझ पर बिगड़ पड़ी। मैं तो बिना कोई दलील दिए सीधा इसे लेकर तुम्हारे पास चला आया। गंगा, भला कोई भाई अपनी बहन के घर से इस तरह रूठ कर वापस आता है? सत्या, मैंने अपनी बेटियों और चंद्रमुखी में कभी कोई फर्क नहीं समझा, लेकिन तुम लोगों ने जो उस दिन मेरे साथ जो... हमारी हालत तुझसे कुछ छुपी है, सब कुछ तो तेरे सामने है। अगर अभी हमने मुखी का ब्याह नहीं किया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाह, अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए अपनी बेटी को नरक में झोंक देना चाहिए। उसकी इच्छा और उसकी उम्र देखे बिना उसकी शादी कर देनी चाहिए। बाबा, तुम फिर गुस्सा कर रहे हो। देखो, इस तरह जरा जरा सी बात पे रिश्ता तोड़ोगे ना तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी। और तुम लोग जो मुखी के साथ कर रहे हो, क्या वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक जी पाएगी? गंगा, ये तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। भाई हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा नचाता है नाचते। लेकिन अपने वश में जो है उसे तो हम ठीक ढंग से कर सकते हैं। मुखी ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो पढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है। देखिए, आप में ये आदत बहुत बुरी है। आप सोचते हैं सारी दुनिया आपके विचारों के अनुसार ही चले। ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन 18 साल से पहले लड़की शादी के लायक नहीं हुआ करती, और ये लोग उस नाबालिग बच्ची के ऊपर बच्चों का बोझ लाद देना चाहते हैं। बहस करने से कोई फायदा नहीं। जरा सोचो, लड़का चंद्र का देवर है, अच्छा है, और उन लोगों के मुंह भी उतने ही खुले हुए हैं जितने हम भर सकते हैं। अच्छा, ऐसी हालत में अगर तुम होते तो तुम क्या करते? मैं क्या करता? अभी बताता हूँ क्या करता। सीता बेटी, लक्ष्मी बेटी, जरा बाहर आना बेटा। लक्ष्मी कहाँ है बेटे? कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, अभी आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी छुट्टियां कब तक है बेटा? परसों स्कूल खुल जाएंगे, मुझे तो कल ही वापस जाना है। देखा सत्या, कुछ लोगों के दिमाग ऐसे खुले हुए होते हैं। मैंने सीता बेटी की शादी में एक चवन्नी का दहेज भी नहीं दिया है। जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। गंगा, सब लड़कियों के भाग्य एक जैसे नहीं होते। तो फिर भाग्य को लेकर बैठ गई। अरे मेरी भी तो दो बेटियां हैं, मैंने तो कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा। मेरी दोनों बेटियां ही मेरे बेटे हैं। गंगा, मेरी एक बात मानो, उसे पढ़ने दो, उसकी शादी अभी मत करो। गंगा, अब तो हम फंस गए भाई। हमने फैसला कर लिया, रिश्ता पक्का हो चुका है। अब ऐसे में अगर हम रिश्ता तोड़ेंगे
तो इसमें बदनामी हमारी ही होगी। अरे उनका क्या है, अपने लड़के का ब्याह यहाँ नहीं कहीं और कर देंगे। देखो गंगा, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। नहीं 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 नहीं, ये असंभव है। तुम लोग तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। गंगा, गंगा सुन तो, गंगा। मुखी, ससुराल जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? रो मत मुखी, हर लड़की के जीवन में ये दिन आता ही है। रो मत। फिर तू किसी अनजानी जगह तो नहीं जा रही? तेरी जानी पहचानी जगह है। और मेरी शादी हो गई। ससुराल पहुंचते ही मैं कामकाज और बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह गई। बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखा है मैंने। ओके, इतने बुरे दिनों के हमने कल्पना भी नहीं की। वो तो होना ही था दीदी। तुम घर वालों ने मुझे भूख से तड़पते बच्चे और बीमारियों से भरा एक शरीर ही दिया है। आज मैं बहुत पछता रही हूँ। मैंने जो तेरे साथ किया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप था। तुम्हारे इतना कहने से वो पाप धुल तो नहीं जाएगा? मैं सुखी तो नहीं हो जाऊंगी? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज कसम खाती हूँ कि मैं तेरे इन बच्चों और अपने बच्चों की शादी उस वक्त तक नहीं करूंगी जब तक वो तन मन धन से शादी के लायक ना हो जाए। मुखी, मेरी बहन।